नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। लॉकडाउन के करीब 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब भी नहीं लग रहा है कि भारत सरकार अपनी लॉकडाउन की पुरानी नीतियों को बदलकर नई नीतियों पर काम करने के लिए तैयार है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तो ये बात बहुत साफ थी कि हमारे पास कोरोना से संबंधित पूरे आंकड़े नहीं थे। दुनिया में कई देशों में ये महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही थी। आशंका ये थी कि भारत में भी बड़ी तेज़ी के साथ ये बीमारी फैल सकती है। ऐसे में ये ज़रूरी था कि लॉकडाउन करें। दुनिया के बाकी देश भी लॉकडाउन कर रहे थे, तो लॉकडाउन करके और हम ये समझें कि आखिरकार ये बीमारी किस तरह से बिहेव करती है, किन लोगों में संक्रमण करती है, किन लोगों का संक्रमण के बाद मौत होता है और कौन लोग संक्रमण से ठीक हो जाते हैं। आज वो सारा आंकड़ा हमारे सामने है। आज वो सारे तथ्य हमारे सामने आ चुके हैं और उन आंकड़ों को अगर देखें तो भारत में लॉकडाउन को एक दिन भी बढ़ाने की ज़रूरत अब नहीं है। ये बात साबित हो चुकी है कि भारत में बड़े पैमाने पे ये संक्रमण नहीं हो सकता और संक्रमण हो भी जाए तो भी उससे मौत नहीं हो सकती। देखिए, ये बहुत साफ बात है। जो लोग हर्ड इम्यूनिटी का समर्थन कर रहे हैं वो भी कहते हैं कि 50 से 60% लोगों को संक्रमण होगा, लेकिन संक्रमण से मौत नहीं होगी। संक्रमण के आधार पर यह तय नहीं हो सकता कि ये बीमारी कितनी घातक है। बहुत सारे संक्रमण हमारे साथ चलते रहते हैं, लेकिन उससे मौत नहीं होती है। लेकिन जब किसी संक्रमण से मौत होने लगे तब ज़रूर जो है हमको चिंतित होना चाहिए। अब हमारे सामने जो भारत के आज तक के आंकड़े हैं, जो सरकारी और गैर सरकारी आंकड़े हैं, उसके हिसाब से करीब 82,000 लोगों को संक्रमण हुआ है। उसमें से कोई 2600 लोगों की, 2600 लोगों की मौत हुई है और करीब जो है 51,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। यानी ये बहुत साफ है कि भारत में इस संक्रमण से मौत नहीं हो रही है। और रही बात भीड़ की, तो जिस तरह से लोग अलग अलग शहरों से निकल करके चल रहे हैं, एक साथ 20, 25, 50 लोगों का जत्था चल रहा है, वो एक साथ कहीं पर ठहरता है, एक साथ उनके संपर्क हो रहे हैं। और छोड़िए इन बातों को, मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में जब शराब के लिए शराब को खोला गया, शराब की दुकानें खोली गई, तो आपने देखा कि किस तरह से कंधे मिला करके लोग जो है शराब की दुकानों पर खड़े हो गए। इसी तरह की भीड़ दूसरे राज्यों में भी दिखाई दी। शराब खरीदने के लिए लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। वो कोई सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं कर रहा था, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। कई जगह पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। क्या संक्रमण बढ़ गया उससे? आज तक लाखों मजदूर पैदल चलकर, ट्रकों में चलकर किसी न किसी तरह से वो अपने गांव पहुंच गए हैं। तो क्या गांव में संक्रमण बड़े पैमाने पे हो रहा है? तो फिर जब ये बात सामने आ रही है कि या तो संक्रमण नहीं हो रहा है या संक्रमण हो भी रहा है तो वो इतना घातक नहीं है कि उससे मौत हो, तो सरकार अपनी पूरी नीति बदलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्यों सरकार अब भी जो है पीपीई किट, उसके अलावा जो मास्क और इन सब चीज़ों पर ही ध्यान दे रही है? ये बातें बहुत डिस्टर्ब करने वाली है। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार के स्तर पर जो लोग नीतियां बना रहे हैं वो साफ तौर पर जो तथ्य हैं उसको इग्नोर करना चाहते हैं, वो तथ्यों को देखना नहीं चाहते हैं, या फिर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर बीमारी थोड़ी बढ़ने लगेगी तो हो सकता है ज़रूरत होगी तो फिर लॉकडाउन को और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। पहली बात ये सामने आ चुकी है कि पूरे देश में लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, हाइपर लॉकडाउन से काम चल जाएगा, क्योंकि इस बीमारी से इस तरह का संक्रमण नहीं हो रहा है कि जिससे लोगों की मौत हो। मौत तो छोड़िए, ये कोरोना के नाम पे जो हॉस्पिटल बनाए गए, जो डेजिग्नेट किए गए, वो खाली पड़े हुए हैं, मरीज नहीं है। दिल्ली में आज की खबर ये है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। महाराष्ट्र में थोड़ा, मुंबई में स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं है, गुजरात में थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन बाकी देश में कहीं से भी मौत की इतनी खबरें नहीं आ रही हैं। उसके अलावा मैं एक बात और बता दूं कि अचानक से किसी भी और चीज़ से मौत की खबर गायब हो गई है।
यानी क्या लोग दिल का दौरा से अब नहीं मर रहे हैं, ख़त्म हो गई बीमारी, कैंसर से नहीं मर रहे हैं, टीबी से नहीं मर रहे हैं? तो जब और जो खबरें आ रही हैं केवल कि कोरोना से इतने मर गए, ये बात बहुत साफ करती है कि कहीं ना कहीं जो है, जो आंकड़े हैं उनको देखने की कोशिश नहीं की जा रही है। सरकार और सरकार की जो नीति बनाने वाले जो लोग हैं, वो सब जो अमेरिकी प्रचार तंत्र है उससे प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिकी प्रचार तंत्र जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो रिपोर्ट कर रहा है उसको लेकर खुद अमेरिका में सवाल उठने लगे हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अमेरिका में जो मौत और संक्रमण के आंकड़े हैं उसको लेकर निश्चित तौर पे सवाल उठाए जाएंगे। फिलहाल मैं देख लेता हूं कि अमेरिका में कितना संक्रमण हुआ। 14,86,000, कोई 15 लाख लोगों में अब तक संक्रमण की बात अमेरिका कह रहा है, और मौत वहाँ बहुत थोड़ी ज़्यादा हुई है, 3,18,000, करीब 10 लाख जो हैं वो अभी भी संक्रमित हैं। तो वहाँ मौत ज़्यादा हुई है, उसके कारण बहुत साफ है। अमेरिका की जो स्थिति है और जो भारत की स्थिति है वो एक जैसी नहीं है। अमेरिका में टीबी से मौत नहीं होती, भारत में होती है। अमेरिका में जो सांस की बीमारियां हैं वो उतनी नहीं है जितनी भारत में है। अमेरिका में फ्लू से मौत होती है, भारत में फ्लू से कोई मौत नहीं होती है। तो इस तरह से चाहे वो पर्यावरण की बात हो या डेमोग्राफी की बात हो या और कारण हो, भारत में जो स्थिति है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो स्थिति है उसमें और अमेरिका में और यूरोप में फ़र्क है। एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, और कई प्रमुख डॉक्टरों ने भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिर क्या कारण है कि जिन देशों में जो स्वास्थ्य व्यवस्था यानी कुल मिलाकर जो अस्पताल कहें वो ज़्यादातर सरकारी हैं, उन देशों में तो कोरोना से मौत की संख्या, संक्रमण की संख्या सब कम हो रही है, और जिस देश में सब कुछ प्राइवेट है वहाँ बढ़ रही है। अमेरिका में सब कुछ प्राइवेट है, वहाँ बढ़ रहा है। आप देखिए इटली में एक समय में बहुत संक्रमण की संख्या भी ज़्यादा थी, मौत की संख्या भी ज़्यादा थी, कम होने लगी। जर्मनी में, स्पेन में, ब्रिटेन में, इन सभी जगहों पे मौत पर एक नियंत्रण दिखाई दे रहा है, अमेरिका में नहीं दिखाई दे रहा है। और मैं आपको ध्यान दिला दूं कि इटली, स्पेन, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब जगह जो है वो एक तरह से हमारे यहाँ जैसी व्यवस्था है, यानी ज़्यादातर जो अस्पताल हैं वो सरकारी हैं, कुछ प्राइवेट भी हैं। भारत सरकार ने तो प्राइवेट को अलाउ ही नहीं किया, लेकिन जहाँ पर प्राइवेट सरकारी दोनों हैं वहाँ पर ये संख्या नियंत्रण में है। लेकिन अमेरिका जहाँ पर सरकारी अस्पताल है ही नहीं, सब कुछ प्राइवेट में है, वहाँ ये संख्या बढ़ रही है। अभी ये भी खबर मिल रही है कि कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए या भले ही उनकी मौत हो जाए तब भी अमेरिकी सरकार जो है वो ज़्यादा पैसे दे रही है, प्रति रोगी जो है ज़्यादा पैसे अस्पतालों को दे रही है। बहरहाल ये सब ऐसे मामले हैं जिनको लेकर मैं सिर्फ सवाल आपके सामने रख सकता हूँ। मैं भारत की स्थिति पर बात करना चाहता हूँ। अब आप एक चीज़ और अगर गौर करेंगे कि दुनिया भर में कितने लोग, तो करीब 44-45 लाख लोग संक्रमित हुए, और उनमें से करीब ये मौत के आंकड़े जो हैं वो नहीं है हमारे पास। लेकिन आप ब्रिटेन को अगर देखें तो करीब 2.5 लाख लोग संक्रमित हुए, उनमें से 3,400 की मौत हुई। तो ये कुल मिलाकर के आंकड़े बताते हैं कि जो संक्रमण की स्थिति है वो नियंत्रण में है। कम से कम भारत में तो है ही, ब्रिटेन में नहीं हो, यूरोप में नहीं हो, और अमेरिका में नहीं हो। तो भारत की नीतियाँ उसके हिसाब से क्यों नहीं बन सकती? भारत के बगल में बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जो लॉकडाउन है वो इस तरह का कठोर नहीं है। एक तरह से उन्होंने सिर्फ एक ढीली ढाली व्यवस्था की है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का थोड़ा ध्यान रखा है। पाकिस्तान में भारत की तरह लॉकडाउन नहीं है, श्रीलंका में नहीं है, नेपाल में नहीं है, वहाँ भी मौत की संख्या नहीं बढ़ रही है। तो दो चीज़ों को अलग अलग करके देखना होगा। जितने भी डॉक्टर विशेषज्ञ उनसे मैं बात कर रहा हूँ, उनका बहुत साफ कहना है कि दोनों चीज़ों को अलग अलग करके देखना होगा। एक, संक्रमण कितने ज़्यादा लोगों को हो रहा है, उससे कोई नुकसान नहीं है। ये एक जो वायरस आता है उससे बहुत सारे लोग संक्रमित होते हैं, थोड़ा बीमार भी होते हैं, लेकिन क्या उससे मौत हो रही है? अगर मौत की संख्या नियंत्रित है तो इसका मतलब ये है कि ये बीमारी घातक और जानलेवा नहीं है। उसके अलावा भारत के आंकड़ों को अगर देख लें,
तो करीब करीब 90% ऐसे लोग मिले हैं जिसको कोमॉर्बिड कहते हैं, यानी उनको पहले से कोई बीमारी थी। कुछ लोग जो हैं वो दिल के मरीज़ थे, कुछ लोगों को ये चीनी की बीमारी जिसको हम ये कहते हैं तो वो उसकी बीमारी थी। कुछ लोग जो हैं वो सांस की बीमारी से पीड़ित थे, कैंसर से पीड़ित थे, टीबी से पीड़ित थे। तो यानी कोई ना कोई बीमारी जो है उनको पहले से थी, और जब संक्रमण हुआ तो उसके बाद उनका शरीर जो है वो जो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो काम नहीं कर पाया और इसलिए उस मौत हुई। तो ये बात बहुत साफ हो जाती है कि जो खतरा है वो ऐसे लोगों के सामने है जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी है। दूसरा खतरा उन लोगों के सामने है जो ज़्यादा उम्र के हैं। 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं उनकी काफ़ी मौत हुई है। तो जब ये बीमारी जो है वो सभी लोगों को प्रभावित नहीं कर रही है, कम से कम मौत नहीं हो रही है, तो फिर इतने बड़े पैमाने पर लॉकडाउन की ज़रूरत क्या है? तमाम चीज़ें खोली गई हैं लेकिन उसके बावजूद लॉकडाउन है। आप कहते हो कि फैक्ट्रियों में काम हो, लेकिन लोग बसें नहीं चल रही हैं, ट्रेन नहीं चल रहे हैं, जो मेट्रो नहीं चल रहा है, लोग ऑफिस तक जाएंगे कैसे? अपनी गाड़ियों से मजदूरों को या वर्कर्स को ला करके कितनी फैक्ट्रियां चल सकती हैं? तो आपने लॉकडाउन को खोला भी है और नहीं भी खोला है। तो इस बात की ज़रूरत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी हो गया है अब कि सरकार अपनी नीतियों पर विचार करे। जितने भी विशेषज्ञों से मेरी बात हुई है, सबका कहना है कि लॉकडाउन को बिल्कुल ईज़ कर देना चाहिए, थोड़ी बहुत पाबंदी रहनी चाहिए। आप कर दें कि 60 साल के से ज़्यादा उम्र के लोग जो है घर में रहेंगे, वो नहीं जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। आप ये कर दें कि जिन लोगों को कोई और बीमारी है और वो लोग भी जो हैं वो फ़िलहाल कम से कम 1 महीने तक घर में रहेंगे, ये बात ठीक है। तो इस तरह का लॉकडाउन तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संक्रमण दिखाई देता है तो हाइपर लोकल प्रतिबंध, यानी उस क्षेत्र में ही प्रतिबंध किया जाए, और उसके अलावा बाकी लोगों के मूवमेंट को रोकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कई विशेषज्ञ कह चुके हैं, कई तरह की राय आ चुकी है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारत की सरकार अभी भी जो अमेरिकी डिक्टेट पर चल रही है ऐसा लग रहा है। अब अमेरिका से एक रिपोर्ट में देख रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि कम से कम 6% अमेरिकी जो हैं उनको संक्रमण हो चुका है। ये सैंपल सर्वे के आधार पर ये रिपोर्ट आई है। यानी जितने लोगों को संक्रमण हुआ उससे बहुत कम लोग वहाँ भी संक्रमित दिखाए जा रहे हैं। भारत में तो इनकी संख्या निश्चित तौर पर ज़्यादा होगी। या तो वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उनके लक्षण दिखे ही नहीं, या थोड़े बहुत लक्षण दिखे भी तो लोग अस्पतालों तक नहीं गए। टीवी ने जो उसके अलावा व्हाट्सएप ने आतंक फैला रखा है। जो नहीं है बीमारी, जो बीमार नहीं है उनको भी बीमार दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति ये आ रही है कि लोगों के मन में डर और भ्रम ये फैलाया जा रहा है। उसके चलते हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। करोड़ों की संख्या में मजदूर जो है वो बेहाल हैं, पैदल घरों की तरफ भी लौट रहे हैं। ट्रेनें चलाई गई तो ट्रेनें जहाँ जहाँ पहुँची, क्या वहाँ पर संक्रमण बड़ी तेज़ी से फैल गया है? अब तो ये आंकड़े भी सामने है ना। बसों से भेजे गए, राजस्थान के कोटा से छात्र जो हैं वो बसों में भरकर बिहार और उत्तर प्रदेश पहुंचाए गए। तो क्या उन गांवों में या उन शहरों में जहां वो गए वहां संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ गया? अगर नहीं बढ़ा तो ये साबित करता है कि ये संक्रमण अगर हो भी रहा है तो इसके सिर्फ सिम्टम यानी लक्षण दिखाई नहीं देंगे, ये आएगा और हम इम्यून होते जाएंगे। उसके लिए कामकाज को रोकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक सब डरे हुए हैं, सब बस इसमें लगे हुए हैं कि मेरे ऊपर जो है मौत का ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है। आज की तारीख में कहा जा सकता है कि स्वीडन ने सबसे बढ़िया मॉडल अपनाया और उसने साफ कहा कि कोई लॉकडाउन नहीं होगा। एक एडवाइजरी जारी किया कि इस तरह के लोग अपने घरों में रहें, जिनकी ज़्यादा उम्र है घरों में रहें, जिनको कोई और बीमारी है घरों में रहें, अपनी सुरक्षा की देखभाल करें, बाकी लोग सामान्य कामकाज करते रहें। तो क्या वहाँ मौतों की संख्या बढ़ रही है? वहाँ भी नियंत्रण में आता जा रहा है। ये चीज़ें जो है वो सीखने की है। दुर्भाग्य ये है कि केंद्र सरकार में एक ऐसी लॉबी का कब्जा है जो कि इसको भी जो है एक अपने फ़ायदे के रूप में देख रही है, और ये लॉबी जो है वो लॉकडाउन ख़त्म नहीं करने दे रही है। जितने मजदूर, जितने लोग
कोरोना से मर रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे कुछ कम नहीं होगा जो मजदूर भूख से मर रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं, सड़क पर एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं, ट्रेन से कटकर मर जा रहे हैं। ये संख्या कम नहीं होगी। तो इसलिए ये वक्त आ गया है कि हम लॉकडाउन की अपनी नीति की पूरी समीक्षा करें, देश को खोल दें। अगर कहीं संक्रमण ज़्यादा है तो उस लोकल एरिया को जो है वो लॉकडाउन करें, और उसके अलावा जिन लोगों को ज़्यादा खतरा है उनको घर में रहने के लिए कहें, और कम से कम 20-21 साल से लेकर के और जो 55 साल तक के लोग हैं जिनको कम से कम खतरा है उनको काम पर लौटने दिया जाए, देश को खोल दिया जाए, वरना इसके आर्थिक नतीजे बहुत ही बुरे होंगे। दूसरी बीमारियां, इंसेफ्लाइटिस बिहार में फिर शुरू हो गया है, न जाने क्या होगा उसको लेकर। भूख से मरेंगे गरीब, शायद सरकार को उसकी चिंता नहीं है। ऑलरेडी भूख से मरने की शुरुआत हो गई है। हताशा के कारण वो आत्महत्या कर रहे हैं, पर सरकार को इसकी चिंता नहीं है। बहरहाल ये मेरा एक व्यू पॉइंट था जो मैंने कई विशेषज्ञों से बातचीत के बाद, डॉक्टरों से बातचीत के बाद आपके सामने रखी। आपको हमारी राय कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। satyhindi.com पर लॉगिन करके आप अपनी राय लिख सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि शालीन भाषा में लिखें। विरोध करने के लिए गाली गलौज करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत शालीनता से भी विरोध किया जा सकता है। आपके विरोध का और आपकी जो राय है उसका भी हम स्वागत करते हैं। आप ट्विटर पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, दूसरे सारे सोशल मीडिया पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। और एक अनुरोध और होगा कि आप जब इस वीडियो के बाद भी और उसके अलावा हमारे वेबसाइट पर जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन का एक बटन मिलेगा, उस बटन को दबाइए और उसमें हम आपको बताएंगे कि satyhindi.com से आप और बेहतर ढंग से कैसे जुड़ सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।